दोस्तों, एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यूपी टेट 2026 का जो फॉर्म है लगभग 1 महीने पहले से भरा जा रहा है। अब तक अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो भर लीजिएगा। 3 तारीख आज है जो कि लास्ट डेट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आज से हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी का जो सेक्शन है उसको पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को हम समझेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप सीडीपी सिलेबस की बात करें तो बहुत लंबा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग तो उतना फोकस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पूछ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, बात करें सीडीपी की तो इसका अगर पूरा फॉर्म कहें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी होती है, जिसको हमें पढ़ना है, समझना है। यानी कि आप कहें तो बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ये 2 टॉपिक को आप मिला देंगे, पूरा का पूरा हो जाएगा। आपसे पेपर 1 और पेपर 2 में कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास से संबंधित। तो एक ही चीज को हम समझेंगे और हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे ताकि हमारा एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर हो। चलिए समझते हैं। देखिए, बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की या बाल विकास की तो पहले चीज आती है इसमें मनोविज्ञान। अब ये मनोविज्ञान क्या है ये समझते हैं, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मनोविज्ञान की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। देखिए, मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो ये कोई एक अलग से विषय नहीं है, ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। ठीक है, दर्शन शास्त्र, जैसे कि नाम से ही लग रहा है दर्शन, अपने आप का दर्शन, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा या दर्शन शास्त्र कह लीजिए, इसकी उत्पत्ति हुई है किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की बात करें इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है या जिसका अर्थ कहां से आया इसको हम समझेंगे और एक एक चीज को बनाएंगे। देखिए, बात करें मनोविज्ञान की तो ये टर्म 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में या 1560 ईस्वी में, मतलब 1500 ईसा में है। ठीक है, देखिए 1560 ईस्वी में रूडोल्फ गालकाय, नाम ध्यान रख रखिएगा, रूडोल्फ गालकाय ने सबसे पहले मनोविज्ञान की बात कही थी। ठीक है, या कह लीजिए कि मनोविज्ञान का जो शब्द है उसको रूडोल्फ गालकाय ने दिया था, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बात आती है मनोविज्ञान है क्या और ये क्या है। मनोविज्ञान का जब अध्ययन हुआ तो ग्रीक वर्ड में, जैसे कि हमारी भाषा हिंदी है ऐसे ही ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति माना गया वो साइकी प्लस लॉगस, ये देखा गया कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। ये पूछा हुआ सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम लोग वहीं पे टच करेंगे। देखिए, ग्रीक शब्द साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना हुआ है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन, और यही आपका पूरा पूरा साइकोलॉजी का परिभाषा है। यानी कि सिंपल कहें, आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी मतलब, मनोविज्ञान मतलब आत्मा का अध्ययन आप कर लीजिए, वही आपका मनोविज्ञान है। किसकी आत्मा? हमारी आत्मा, पशु पक्षियों की आत्मा, सभी की। जिसकी भी आत्मा का आप अध्ययन कर लेते हैं उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। जैसे अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर आप हाव भाव से या जैसे कह लीजिए अदालत में वकील वगैरह अपराधी को साबित करने के लिए उसके दिमाग को पढ़ते पढ़ते उसको साबित कर देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जितना तेज साइकी को पकड़ेगा या जितना जल्दी दूसरे की भावनाओं को पकड़ लेगा, उसी को हम कहते हैं कि ये मनोविज्ञान का ज्ञाता है या मनोविज्ञान में इसकी पकड़ ज्यादा है। तो ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लॉगस से मिलकर मनोविज्ञान बना है। साइकी का मतलब आत्मा और लॉगस का मतलब अध्ययन। अच्छा, अगर हिंदी में हम देखें तो लिखता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, यानी कि मन का अध्ययन। तो साइकोलॉजी को मन का अध्ययन कहते हैं। मन में ही होती है हमारी चेतना, इसे चेतना का भी अध्ययन कहते हैं। अब बात को समझिएगा, आत्मा का अध्ययन तो समझ में आ गया भाई, ग्रीक वर्ड से लिया गया। ये मन क्या है? अरे आत्मा ही तो मन है। लोग कहते नहीं कि जब तुम्हारी आत्मा करे तभी पढ़ाई करो, जब तुम्हारा मन करे वो करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो मन ही क्या है? आत्मा, और आत्मा ही मन है।
तो मन की पढ़ाई या आत्मा की पढ़ाई, ये कह लीजिए, इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। चेतना, अच्छा चेतना क्या है? जैसे अगर आप मान लीजिए देखते हैं कि एक बच्चा पानी में कंकड़ फेंक रहा है ना, अब आपको ये पता है कि उसमें मछलियां रहती हैं या मेढक वगैरह रहते हैं, आप उसको समझाएंगे बेटा ऐसे मत करो, इसमें जीव जंतु रहते हैं, उनको लग जाएगी, वो मर जाएंगे। अगर वो छोटे बच्चों को क्या पता कौन मर जाए, फिर वो मस्ती में करता रहता है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा बच्चा रहेगा तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में या उसके दिमाग में ये बातें हैं कि जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो यही तो होती है जागरूकता। जागरूकता अर्थात चेतना। तो चेतना का अध्ययन भी साइकोलॉजी है, ठीक है। अब देखिए, एक वॉटसन ने कहा था व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन भी क्या है? हमारा मनोविज्ञान है। किसने कहा था? वॉटसन ने। बहुत पूछा ये क्वेश्चन। अब ये कैसे समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी लड़के को ही क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बच्चा आता है चुपचाप बैठा रहता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, तो आप ये मान लेंगे कि वो लगता है कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है या वो क्लास में एकोमोडेट नहीं कर पाता। दूसरा बच्चा है जो आता है बहुत शरारत करता है, आप समझ लेते हैं कि ये थोड़ा शरारती है या बदमाश बच्चा है। तीसरा बच्चा आता है जो पढ़ाई में भी अव्वल है, खेल में भी अव्वल है, तो आप कहेंगे बच्चा ब्रिलियंट है। कैसे? आपने उसके व्यवहार को ही देख के पकड़ लिया कि ये बच्चा ऐसा हो सकता है। तो वॉटसन ने कहा था भाई व्यवहार का अध्ययन भी साइकोलॉजी है। तो देखिए, जब आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, मनोविज्ञान को, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 50 परिभाषाएं हैं। तो इतनी परिभाषाएं पढ़ के 30 क्वेश्चन में एक प्रश्न आएगा, तो टाइम नहीं बर्बाद करना है। फिर भी हम लास्ट में देख लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा समय बर्बाद ना कीजिए। तो वॉटसन ने बताया कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, वो अपने मन के अनुसार या अपनी आत्मा के अनुसार ही व्यवहार करता है। उसी को वॉटसन ने कह दिया कि भाई व्यवहार का अध्ययन भी क्या है? साइकोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार, ये सब के सब तथ्य सत्य हैं। इसीलिए इन सब परिभाषाओं को मिलाकर के ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो और चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी आप उन चीजों फोकस कीजिए जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई, छोटी सी पृष्ठभूमि हो गई मनोविज्ञान की, ठीक है। अब बात आती है कि अच्छा चलिए कुछ और चीजों को समझते हैं और देखते हैं। देखिए, एक पुस्तक लिखी गई, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक क्या लिखी गई? ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करना हो कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब ये क्या था, इसको समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मतलब इसके साइकोलॉजी के क्या नियम कानून है। इस पुस्तक को लिखा विलियम जेम्स ने। किसने लिखा? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने लिखा पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी से संबंधित काफी सारे तथ्य हैं, उनको उन्होंने समझाया और बताया। हमें उतना डिटेल तो जाना नहीं है, हमें केवल इतना जानना है कि पुस्तक किसने लिखा था। बात करें अपने इंडिया में, तो इंडिया में पुस्तक लिखी गई, देखिए पुस्तक लिखी गई द साइकोलॉजी ऑफ द साइकोलॉजी इन द थर्ड कंट्री। देखिए, द साइकोलॉजी इन थर्ड कंट्री। आगे लिखा है इसी का द इंडियन एक्सपीरियंस। अब इस चीज को आप नोट कर जाइएगा। देखिए, ये पुस्तक लिखी थी दुर्गानंद सिन्हा ने। दुर्गानंद सिन्हा। किसने लिखा था? दुर्गानंद सिन्हा ने। पुस्तक का नाम क्या था? द साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। स्पेस आगे है दी इंडियन एक्सपीरियंस, यानी कि भारतीय एक्सपीरियंस के अनुसार जो साइकोलॉजी है वो क्या है। ये पुस्तक लिखी थी दुर्गानंद सिन्हा ने। तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि से संबंधित है, इसलिए इनको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी हम आगे चलते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर होता है। देखिए आगे बढ़िएगा। अब देखिए आगे के टर्म को हम समझते हैं और एक एक चीज को हम बनाते हैं। हम किसको अध्ययन कर रहे हैं? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान का हमने पृष्ठभूमि देखा, हमने चीजें देखा। अच्छा, अब मनोविज्ञान हम पढ़ना क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो बच्चे के मन को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान को
टीचर्स के लिए या पूरे ऑल इंडिया में जितने भी शैक्षणिक एग्जाम है उसमें, चाहे आप बीटीसी कर रहे हो चाहे बीएड कर रहे हो, सब में उसको कंपलसरी किया गया है, क्योंकि जब आप बच्चे की मनोभावना को समझेंगे तभी उसके अनुसार आप पढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए, अर्थात मनोविज्ञान तो हमने समझ लिया। अब मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अब हम इसको जरा हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की तो इसके जनक जॉन हर्बर्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जॉन हर्बर्ट, इन्होंने ही शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा में समाहित किया, या इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को शिक्षा में लाना चाहिए। किसने? जॉन हर्बर्ट ने। क्या कहा इन्होंने कहा देखो, मनोविज्ञान तो मन का अध्ययन है, सिंपल सी बात है, ये शिक्षा का क्या रोल है। अच्छा, अगर हम ये जान लें कि ये इसका मन खेल में क्यों लगता है, या इसका मन पढ़ाई में क्यों लगता है, या ये बच्चा शरारत क्यों कर रहा है, या ये बच्चा चुप क्यों है, अर्थात बच्चा सीख कैसे रहा है, बच्चा या यहीं पे ला दीजिए लोग, सभी लोग सीखते कैसे हैं, बच्चा या लोग सीखते कैसे हैं। अगर हमको ये पता चल जाए तो यही है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के अनुसार हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा ये चीज क्यों कर रहा है, यही है शिक्षा मनोविज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान और शिक्षा के कॉम्बिनेशन से, दोनों को मिला करके अगर हम किसी के डेवलपमेंट को या किसी के विकास को अध्ययन करते हैं तो यही है शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? अच्छा, कोई चीज को सीखने के लिए या समझने के लिए दो विधि है या दो टर्म में हम समझ सकते हैं। एक आपका होता है शिक्षण, दूसरा आपका होता है अधिगम। अब इसको समझिएगा, आप अगर टीचर्स हैं डेली लाइफ में देखते होंगे, टीचर नहीं है तो आपके यहाँ अगर छोटे बच्चे होंगे तो भी आप सीखते होंगे। देखा तो बच्चे कैसे सीखते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सीखने की जहां तक बात आती है, एक टर्म इसका होता है शिक्षण, दूसरा होता है अधिगम। कैसे समझिएगा, शिक्षण मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं या जो चीज सिखाते हैं उसे हम कहते हैं शिक्षण। जैसे अगर बच्चे को हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, हम उसको पढ़ाते हैं, अभ्यास कराते हैं, सब चीज कराते हैं, ठीक है, तो ये हम उसको शिक्षण कार्य करा रहे हैं। लेकिन अगर यही बच्चा, मान लीजिए आप इंग्लिश उसको सिखा रहे हैं, ये बच्चा इंग्लिश सीख गया और सीखने के बाद वो खुद से करने लगा, तो ये होता है अधिगम। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये भी लर्निंग होता है, ये शिक्षण। आप कहेंगे दोनों तो सीखना है, नहीं। जैसे अगर हम कुछ चीज आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, अब आपने उसको देख लिया, देखने के पश्चात अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तब आपका अधिगम हो चुका, यानी कि हमने जो शिक्षण कार्य कराया वो आपने सीखा और वहां पे अप्लाई कर दिया। हमने पढ़ा दिया, एक काम तो हमने कर दिया, लेकिन आप उसको सीख नहीं पाए, तो वो अधिगम कार्य पूरा नहीं हुआ। शिक्षण मीन्स जब वो प्रक्रिया की जाए पढ़ाई जाने वाली, और अधिगम मीन्स जब आप उसको सीख लें। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो होता है शिक्षण। अधिगम मतलब एक व्यक्ति जब शिक्षण के पश्चात अपने आप में परिवर्तन लाता है या परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं अधिगम। ये हुआ शिक्षण अधिगम। अब आपको थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि समझ में आ रही होगी। हमने बाल मनोविज्ञान के आधार पे मनोविज्ञान को देखा, अब आ गया शिक्षण अधिगम। यही आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका साइकोलॉजी कंप्लीट। नाम देखने में छोटा लग रहा है, बट इसमें इतने सारे पार्ट हैं, क्योंकि जैसे ही आप शिक्षण में जाएंगे तो सारी विधाएं आ जाएंगी, सारे रूल्स आ जाएंगे। मनोविज्ञान में जाएंगे तो बुद्धि, व्यवहार, ये वो सब आ जाएगा, तो सबको हम देखेंगे। तो शिक्षण अधिगम क्लियर हुआ आपको? ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अधिगम को सार्थक बनाने के लिए 3 ध्रुव माने गए हैं। क्या माने गए हैं? पहला शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी या इसी को हम कहते हैं बालक, और तीसरा जो है आपका पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम। अर्थात शिक्षक जो शिक्षण कार्य करता है बच्चे के लिए, बच्चा जो सीखता है, और पाठ्यक्रम जिसके द्वारा सीखता है।
यहाँ पर इन तीनों ध्रुवों में शिक्षक को स्वतंत्र ध्रुव माना गया है, बच्चे को आश्रित ध्रुव माना गया है, और पाठ्यक्रम को मध्यक्रम के लिए या हस्तक्षेप माना गया है। हस्तक्षेप, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये इससे और ये इनसे और ये इनसे, ठीक है। तो इसे कहा गया है त्रिय ध्रुव शिक्षण प्रणाली। क्या कहा गया है? त्रिय ध्रुव शिक्षण प्रणाली, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा शिक्षण अधिगम ये तीन ध्रुवों पे काम करता है, एक शिक्षक पे, एक विद्यार्थी पे और तीसरा पाठ्यक्रम पे। अब शिक्षक स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का बाध्यता नहीं रहती। बच्चा जो होता है वो शिक्षक पे आधारित रहता है या उन पे डिपेंडेंट रहता है कि जैसे पढ़ाएंगे वैसा वो पढ़ेगा। और तीसरा ये आपका जो टर्म है वो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। शिक्षक जब भी बच्चे को सिखाना चाहेगा तो किसी का तो इस्तेमाल करेगा। जरूरी नहीं है कि माध्यम या पाठ्यक्रम केवल लिखित हो, वो मुंह से बोल के बच्चों को सिखा सकता है, लिख के सिखा सकता है, कहानी, चित्र, चार्ट सबसे सिखा सकता है। तो ये तीन टर्म क्या होते हैं, शिक्षण के ध्रुव माने गए हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, हमने सीखा शिक्षा मनोविज्ञान, हमने सीखा शिक्षण, हमने सीखा अधिगम। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्या है? मनोविज्ञान। हमने शिक्षा मनोविज्ञान देख लिया, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान टीटी में तो है नहीं पूरा, है क्या? बाल विकास। तो अब हम अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान का। किसका अध्ययन करते हैं? बाल मनोविज्ञान। देखिए पहली क्लास है, इसमें आपको थोड़ी बहुत टर्मोलॉजी समझ लीजिए, फिर हम एक एक चीज को ऐसे निपटाएंगे, आपको सब लगेगा इसका हलवा कर, आपको सब खत्म हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान। अच्छा, पहले मनोविज्ञान से पकड़िए। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, बाल मतलब बालक। तो बालक के आत्मा को या बालक के मन को पढ़ लीजिए, यही मनोविज्ञान है या बाल मनोविज्ञान है। लेकिन शिक्षाविदों द्वारा क्या बताया गया है? शिक्षाविदों द्वारा बताया गया कि देखो भाई, जन्म से, कहां से? जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक बच्चा या बच्चे का शारीरिक विकास, कौन सा विकास? शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, ये क्या होता है हम आगे समझेंगे, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का भाषा विकास या भाषाई विकास, इन सब विकास को या एक शब्द में कहें, जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ावस्था जानते हैं कहां तक होता है? लगभग 40 वर्ष तक, ठीक है। जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक बच्चे के सभी पक्षों के विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। हालांकि बाल विकास माना गया है किशोरावस्था तक, लेकिन कुछ शिक्षाविदों ने कहा कि प्रौढ़ावस्था भी सम्मिलित कर लो। प्रौढ़ावस्था की अगर शुरुआत आप कहेंगे तो 21 वर्ष होता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, बाल विकास मतलब क्या होता है, शब्द पे ध्यान रखे रहिएगा। बाल विकास हमने बोला है। अगर आपसे कहेगा कि बालक का विकास कब तक होता है, तो जन्म तक चलेगा, मतलब मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन अगर आपसे कह दिया बाल विकास, केवल बाल विकास, तो बाल विकास जो माना गया है वो प्रौढ़ावस्था के पहले तक माना गया है, ठीक है। क्या? उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई, यानी कि बालक का संपूर्ण विकास, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। बालक के सभी पक्षों का विकास क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर हुई? अब बात को हम समझते हैं और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बाल मनोविज्ञान की, तो कोई बच्चा जब जन्म लेता है, आप देखेंगे उसमें दो कारक देखने को मिलते हैं। एक, बच्चा बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं वृद्धि, बच्चे की वृद्धि हो रही है। दूसरा, बच्चे का विकास होता है। अब आप कहेंगे विकास क्या होता है? अब समझाते हैं। देखिए, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आप देखेंगे एक बच्चा जब पैदा होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, महीने, हफ्ता, 10 सप्ताह, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 साल, 10 साल, तो आप देखेंगे पहले बच्चा इतना बड़ा रहेगा, फिर ऐसे ऐसे होते होते बड़ा होता है। तो यही होता है वृद्धि, ठीक है।
बड़ा भी होता है, मोटा भी होता है और उसका वजन भी बढ़ता है। तो बच्चे का क्या होता है, लंबाई बढ़ती है, बच्चे की चौड़ाई बढ़ती है और बच्चे की वजन कह लीजिए, चौड़ाई मतलब मोटाई हो गया, वजन कह लीजिए या भार, ठीक है, बच्चे का भार क्या होता है, बढ़ता है। और इन तीनों को हम देख पाते हैं, देख पाते हैं यानी कि माप सकते हैं, यानी कि मापन इसका संभव है। जैसे बच्चा जब पैदा हुआ कितना बड़ा है, थोड़ा बड़ा हो गया कितना बड़ा है, और बड़ा हो गया कितना बड़ा है, कहते हैं ना लोग 5 फीट के हैं, 4 फीट के हैं, 3 फीट के हैं, और लोग कहते हैं 3 किलो का है, 5 किलो का है, 10 किलो का है। अर्थात हम उसको माप सकते हैं, माप सकते हैं। और माप, जिसका माप हो जाता है उसको कहते हैं मात्रात्मक, या मात्रा कितनी है। तो यही होता है वृद्धि, कंप्लीट। बालक की वृद्धि क्या है, बालक की वृद्धि, बाल विकास में वृद्धि का तात्पर्य ये होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और वजन का मापन किया जा सके। अर्थात वृद्धि का मापन संभव है और वृद्धि एक मात्रात्मक इकाई है। मात्रात्मक इकाई मतलब जो हम देखते हो, जिसको हम देख पा रहे हो, अच्छा ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, वृद्धि। क्लियर हुई बात, वृद्धि समझ में आ गया आपको। वृद्धि मतलब लंबाई, चौड़ाई, वजन में देखने होने वाला परिवर्तन, और ये मात्रात्मक होता है। क्या होता है, मात्रात्मक। साथ ही साथ ये एक आयु के बाद, ये एक आयु के बाद रुक जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक आयु के बाद रुक जाता है। जैसे अगर लंबाई की बात करें तो एक आयु के बाद रुक जाता है। कब रुकता है हम आगे पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। चौड़ाई की बात करें, कोई व्यक्ति कितना भी मोटा हो जाए, फैल जाए सांड की तरह, लेकिन एक आयु के बाद भी पचकेगा भी जब बुढ़ा होगा। दूसरा, वजन भी आप 160 किलो के हो जाइए, लेकिन जैसे जब उम्र ढलती जाएगी फिर वजन आपका घटने लगेगा। अर्थात ये चीजें सीमित है, एक समय के बाद कम हो जाएंगी। बस इसी का आपको प्रतिलोम लेना है, किसमें, विकास में। कैसे, बालक का वो पक्ष जिसको मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, यानी कि विकास का मापन नहीं हो सकता। दूसरी बात, विकास मात्रात्मक के साथ साथ, अभी देखिए इन टर्मोलॉजी में देखिए, मात्रात्मक की परिभाषा याद कर ले, गुणात्मक की परिभाषा याद कर ले, वो आपके काम का है ही नहीं, तो हम क्यों करें, हमें साइकोलॉजिस्ट थोड़ी बनना है, हमें कल एग्जाम क्लियर करना है। मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों पक्ष में चलता है। इसको हम सिंपल समझाते हैं कैसे, देखिए जैसे हमने कहा कि बच्चा 2 साल का है, तो अब आइडिया लगा लेंगे, अच्छा 2 साल का होगा, चलो इतना बड़ा होगा। अच्छा, हमने कहा 2 बच्चे 2 साल के हैं, एक बच्चा 2 साल का 20 तक पहाड़ा बता दे रहा है, एक बच्चा नहीं बता पा रहा है। क्यों भाई, लंबाई भी उतनी है, वजन भी उतना है, लेकिन पढ़ने लिखने में कमी क्यों है। यही डिफरेंस विकास है, डेवलपमेंट। यानी कि हर एक बच्चे का विकास अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे वृद्धि भी तो होता है, बिल्कुल, हर एक बच्चे की वृद्धि अलग अलग होती है, लेकिन अगर 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी वृद्धि, वजन और भार समान है, चौड़ाई समान है, तब भी उनमें डेवलपमेंट 100% डिफरेंस होगा, लेकिन वृद्धि डिफरेंस नहीं हो सकती। अगर यही बात करें विकास की, तो विकास एक ऐसा पक्ष है जिसको हम माप ही नहीं सकते। जैसे अगर एक बच्चा खड़ा है, वो बहुत शरारती है, क्लास में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कहेंगे बहुत नालायक है, लेकिन ये आपने कैसे कह दिया, हो सकता है बच्चा खेल में बहुत तेज हो सकता है बच्चा जैसे कि तोड़ने फोड़ने में, चीजों को बनाने में या सृजनात्मक में बहुत तीव्र हो। आप अक्सर देखते होंगे जो बच्चा बदमाश होता है वो खेलने कूदने में बहुत तेज होता है। तो विकास केवल एक पक्ष को नहीं देखता, विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये 4 टर्म रखे गए हैं। मुख्य रूप से ये 4 टर्म रखे गए हैं। कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, ये ऑब्लिक मत समझ लीजिएगा, मतलब प्लस है, और सामाजिक, सामाजिक के साथ साथ संवेगात्मक, ये 4 टर्म रखे गए हैं। यह 4 पक्ष बच्चे के विकास से संबंधित है। अर्थात बच्चे का वह पक्ष जिसको हम माप नहीं सकते, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, साथ ही साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और
संवेगात्मक पक्ष का डेवलपमेंट या सामाजिक पक्षों का बढ़ना या उसकी बढ़ोतरी ही क्या होता है, विकास होता है। हम विकास को माप क्यों नहीं सकते, समझिएगा। जैसे हमारी हड्डी कितनी मजबूत है, क्या आप देख के बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लंबाई कितनी है आप अंदाजा लगा लेंगे, आप माप लेंगे। हम कहेंगे लो हड्डी नाप लो, नहीं नाप पाएंगे आप। चलिए मान लीजिए आपने हड्डी दिमाग उसको एक्सपेरिमेंट करके लैब में ले जाके माप लिया। अच्छा, हमारा ब्रेन कितना तेज है, माप पाएंगे आप? दिमाग मेरा किस पक्ष में कितना तेज है, किस पक्ष में कितना कमजोर है, माप पाएंगे आप? नहीं माप पाएंगे। तो विकास इसीलिए कहा गया है जन्म से लेकर जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है या होता रहता है। जैसे आप कहेंगे कैसे होता रहता है, देखिए बात को समझिएगा। आदमी कितना भी वृद्ध हो जाए उसका दिमाग कमजोर नहीं होता, बस रीजन ये है कि उसको बीमारी ना हो। हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखता जाता है, इसीलिए विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है वृद्धि और विकास में। वृद्धि का मापन संभव है, विकास का संभव नहीं है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्लियर? तो ये बात हो गई वृद्धि और विकास की। किसकी? बच्चे की। अब यहीं से एक एक टर्म आपका बढ़ता जाएगा। वृद्धि तो सीमित हो गया, खत्म कहानी, लेकिन विकास चलेगा। अब विकास को हम पढ़ेंगे और डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, यही तो है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम विकास को पढ़ेंगे और एक एक टर्म को समझेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे कैसे चीजें होती हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए विकास की बात करें तो विकास पहला तुमने आपको बता दिया कि निरंतर होता है। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं विकास को भी, इसके पक्षों को हम समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा, विकास। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, इसका मापन संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत की कि है क्या ये। यहाँ विकास कोई लड़का नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट है। विकास के सिद्धांत की बात करें। अच्छा ये सिद्धांत क्या है? सिद्धांत नाम सुनते में आता अच्छा याद करने वाला, नहीं भाई, क्यों याद कर रहे हैं? ये सब चीजें आप फील करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की सबसे प्लस पॉइंट यही है कि उस चीज को आप देखे हुए हैं, तो रटे क्यों? जहां रटना होगा वहां रटेंगे, जो चीज समझना समझ लेते हैं। कैसे? पहला, अगर विकास की बात करें तो विकास हमेशा निरंतर होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता है, इसीलिए इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, कभी ये रुकता नहीं है। तो ये हो गया निरंतरता का सिद्धांत। किसका? बच्चे का या किसी का। दूसरा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आपसे सवाल पूछेगा, वो 4-5 दे देगा, कहेगा इसमें से विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। बस आपको शब्द समझने हैं, आप क्लियर कर ले जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, किताबों में रटना नहीं, समझना है। कह रहा समान प्रतिमान, बात को समझिए। समान प्रतिमान कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मनुष्य का बच्चा है, अगर वो पैदा होगा तो उसको 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक, 2 आंख, 2 हाथ होंगे। ऐसे घोड़े का बच्चा रहेगा तो उसका मुंह ऐसे निकला रहेगा। क्या घोड़े के बच्चे में आदमी का मुंह आ सकता है? या सांप के बच्चे में सांप ऐसे रेंग के चलेगा, वो कैसे दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो हर एक जीव में जो विकास होता है वो एक समान होता है। बात को समझिए फिर से, मनुष्य का विकास सभी मनुष्यों में एक जैसा, जानवर का विकास एक जैसा, पेड़ पौधों में एक जैसा। ऐसा नहीं है पेड़ पौधों का विकास मनुष्य से मैच कर जाएगा। तो यही है समान प्रतिमान। मनुष्य में एक समान प्रतिमान के अनुसार विकास होगा, जानवर में एक जैसा होगा, कीड़े मकोड़ों में एक जैसा होगा। यही है समान प्रतिमान का विकास। क्लियर हुई बातें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है विशिष्ट। अब इस चीज को समझिए, बस शब्द समझिए। विशिष्ट प्रतिमान या कह लीजिए कि विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब ये विशिष्ट प्रतिमान क्या आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए अभी आपने कहा था समान, समान तो समझ में आ गया कि मनुष्य का जैसा होगा, जानवर के जैसा होगा। अच्छा विशिष्ट मतलब क्या? देखिए कभी कभी ये शब्द कुछ चेंज करता है, परेशान नहीं होइएगा, विशिष्ट पकड़ लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिमान मतलब क्या? विशिष्ट प्रतिमान मतलब जैसे मनुष्य में हम आ गए, मनुष्य में भी एक फिक्स पैटर्न है, उसी के अनुसार विकास होता है। जैसे कोई बच्चा पहले बैठना सीखेगा। क्या सीखेगा? बैठना। फिर वो परे परे चलना सीखेगा। परे परे मतलब ऐसे से जो चलता है चारों पैर पे। उसके बाद तब ये दौड़ना सीखेगा।
कोई बच्चा जो 6-7 में 1 साल का हो दौड़ने लगेगा क्या? नहीं दौड़ेगा। पहले से लड़बड़ा के चलेगा, पहले तो बैठेगा, बैठे में लड़बड़ा गिर जाएगा, 4 बार गिरेगा, उलट देगा पूरा दूर दूर तक, ठीक है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीखेगा और फिर उसको हम धीरे धीरे दौड़ाना शुरू करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, पहले बैठेगा, चलेगा, फिर दौड़ेगा, एक पैटर्न है, उनके उसके अनुसार चलेगा। तो यही है विशिष्ट प्रतिमान, एक पैटर्न के अनुसार बच्चे का विकास होता है। तो यह है विशिष्ट प्रतिमान, ठीक है। क्लियर हुई बातें? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चीजों को अगर आप समझेंगे, समझ के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है विकास की गति का सिद्धांत। अच्छा, ये कैसे होता है भाई? 4G स्पीड में होता है कि 5G स्पीड में होता है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए विकास की गति का सिद्धांत, ये 4G स्पीड में होता है कि 5G? बेचारा सोचिए। देखिए न तो 4G होता है न तो 5G। विकास की गति, ध्यान दीजिएगा, विकास की गति जो होती है वो एक समान होती है। अब मैटर यहां फंस गया, एक समान कैसे होता है? क्या विकास की गति एक समान संभव है? आप खुद सोचिए, नहीं होता। विकास हमेशा असमान गति से होता है। असमान गति से मतलब कभी इसमें 3G पकड़ लेगा, नेटवर्क चलेगा ही नहीं, कभी 4G पकड़ लेगा तो, और कभी 5G बहुत तेज से होगा। अर्थात जीवन पर्यंत विकास की गति किसी आयु में बहुत तेजी से होती है, फिर कम हो जाती है, फिर बहुत तेजी से होती है। जैसे जब बच्चा शुरू में जब जन्म लेता है तो बच्चा जब 7-8 साल तक रहता है, उस समय बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। आप देखिएगा बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो शारीरिक मानसिक विकास थोड़ा स्लो होता है, उसका बौद्धिक या मानसिक विकास थोड़ा तीव्र गति से होने लगता है। और बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो उसका सामाजिक विकास होता है, क्योंकि वो समाज से इंटरेक्ट करने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है विकास की गति एक समान नहीं होती। पूरे जीवन पर्यंत विकास की गति रुकती नहीं है, चलती रहती है, कभी तीव्र, कभी स्लो, कभी एक समान। वही हम वो भी पढ़ेंगे। देखिए कभी तीव्र हो जाएगी, कभी एक समान, कभी लो हो जाएगी, फिर तीव्र हो जाएगी। तो विकास की गति एक समान नहीं होती, यह जीवन के चरणों में या विभिन्न चरणों में अलग अलग होती है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले आप यहां समझ लीजिए कि विकास की गति एक समान नहीं होती। दूसरा, सहसंबंध का सिद्धांत। ये सहसंबंध क्या है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए सहसंबंध की बात करें तो विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष से रिलेट करता है। कैसे? समझिएगा। जैसे अगर बच्चे का एक पक्ष कमजोर है तो दूसरा पक्ष जरूर मजबूत होगा। जैसे आप देखते होंगे, अगर जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, उसकी आंख में प्रॉब्लम है, तो बच्चा सुनता बहुत तेज है, ठीक है। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, आप नोटिस कीजिएगा, अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो बच्चा बहुत ताकतवर होता है, मतलब बलिष्ठ होता है, उसके शरीर में बहुत पावर रहती है। वही बात अगर बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर एक पक्ष कमजोर होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक तेज हो जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं, अच्छा किसी का दिमाग ही कमजोर हो गया तो दिमाग जिसका कमजोर होता है उसका भी शरीर बहुत तीव्र होता है। और अपवाद तो हर जगह है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक और शारीरिक दोनों से कमजोर होते हैं, लेकिन बहुता यानी कि 100 में से ज्यादातर परसेंटेज किसका है, तो ये है, अगर एक पक्ष कमजोर है तो दूसरा पक्ष मजबूत होगा। ये है आपका सहसंबंध का सिद्धांत। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या है, इसको जरा हम समझते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, देखिए एकीकरण का सिद्धांत का तात्पर्य है, हर एक बच्चा पहले अपने उंगली को चलाना सीखेगा, फिर हाथ को चलाना सीखेगा और फिर वो कार्य को करता है। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप कुछ देंगे ना, पहले ऐसे देंगे, इसलिए गिरा देगा, जाओ, पकड़ेगा ही नहीं, फिर धीरे धीरे वो पकड़ना सीख जाएगा और उल्टा पुल्टा पकड़ लेगा। आप ऐसे देंगे तो ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे पकड़े रहेगा, उसको पता नहीं कैसे पकड़ना है। तो कहने का मतलब ये, पहले अपनी उंगलियों को संयोजित कर रहा है, तब वो पकड़ना सीख लेगा। जब वो पकड़ना जान जाएगा, वो जान जाएगा अच्छा इससे नहीं, हम इससे भी पकड़ सकते हैं, फिर दोनों हाथ से पकड़ने लगेगा। फिर जब दोनों हाथ से पकड़ना सीख जाएगा, फिर उछाल उछाल के पकड़ने लगेगा, ऐसे ऐसे करके करने लगेगा। कहने का तात्पर्य है, बच्चा अपने अंगों को एकीकृत करता है, यानी कि केंद्रित करता है, और फिर वो कार्य को करना सीखता है। हम ही आप हैं, आज इसको ऐसे करके लोक ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, वही छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत में एकीकरण का सिद्धांत का मतलब ये है, विभिन्न अंगों का समायोजन करते हुए ब्रेन
जब किसी एक काम पे फोकस करने लगता है तो यह है एकीकरण का सिद्धांत। क्लियर हुई बात है? ये हुआ एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हुआ विकास का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हालांकि मुख्य रूप से हमारे सिद्धांत हो चुके हैं, लेकिन कुछ और टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक आपका है वातावरण एवं वंशानुक्रम का सिद्धांत। ये वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे जो बच्चा, जो माता पिता से उसको गुण मिले हो उसे कहते हैं वंशानुक्रम, वंशागत। और वातावरण, यानी कि इन दोनों पर भी विकास डिपेंड करता है, बहुत तगड़ा डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा अगर गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसका शारीरिक मानसिक विकास उस स्तर पर नहीं हो सकता जो एक संपन्न परिवार में हो पाता है। जब उसको सुविधा ही नहीं मिली, कहाँ कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वातावरण और वंशानुक्रम को भी विकास में या विकास के सिद्धांत में रखा गया है। इसको आप ध्यान रखिए रहिएगा। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, क्या क्या? वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत पूछता भी है। वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत ये है क्या? जरा हम समझते हैं। क्या है भाई? देखिए ये क्या है। देखिए, वैयक्तिक भिन्नताओं से तात्पर्य हर एक बच्चा अलग अलग कैटेगरी का होता है और हर एक बच्चे के डेवलपमेंट अलग अलग होता है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, सेम आयु वर्ग का, कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बहुत कमजोर होता है। इसमें गरीब अमीर का कोई डिफरेंस नहीं है। एक अमीर परिवार का बच्चा कमजोर हो सकता है पढ़ाई में, एक गरीब परिवार का बच्चा बहुत तेज हो सकता है पढ़ाई में। दोनों में मिक्सअप भी कर सकते हैं। एक लड़की बहुत तेज होती है पढ़ाई में, लड़का भी हो सकता है। लड़की अच्छा खाना बना सकती है, लड़का भी बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, यानी कि डाइवर्सिटी होती है। तो हर एक बच्चे में डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है। दैट इज कॉल्ड वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। सभी बच्चों में अलग अलग विकास होता है। ठीक है, ये क्या है आपका? वैयक्तिक। अगर ये ना होता तो दुनिया भर का जो नियम आता है, ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, टीएलएम से क्यों पढ़ाते? एक जैसा पढ़ा तो सबको आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसी गैप को कंप्लीट करने के लिए जो बच्चा कमजोर है वो भी सीख जाए, ये चीजें लाई गई है। ठीक है, ये हो गए हमारे विकास के सिद्धांत। फिर से हम कह रहे हैं किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम पढ़िए, दिमाग सोचिए क्या हमने कहा, हो जाएगा। और ऐसे ही आपका क्लियर होगा। अगर आप एक बार कर लेंगे उसके बाद आप आराम से चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विकास के क्षेत्र कह लीजिए या विकास के आयाम कह लीजिए, किसका? और ये सब का सब बालक में चल रहा है। ठीक है, विकास आयाम कह लीजिए। चलिए हम लिख देते हैं पूरा, विकास के आयाम, या इसी को कहते हैं क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र। देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए, बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास होना चाहिए, बच्चे का संवेगात्मक विकास होना चाहिए। ठीक है, संवेगात्मक विकास होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विकास। अब चलिए हम समझते हैं शारीरिक विकास क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे मानसिक विकास क्या है, और फिर समझेंगे संवेगात्मक विकास क्या है। देखिए, शारीरिक विकास की बात करें तो बच्चे के शरीर से मांसपेशियों का विकास, उसके तंत्रिका तंत्र का विकास, हाथ पैर का विकास, दिमाग नहीं सॉरी उसके पैरों का विकास, यानी कि शरीर के हर अंग का विकास क्या होता है? शारीरिक विकास। और बच्चे का शारीरिक विकास का जब हम अध्ययन करते हैं, बच्चा कमजोर क्यों है, क्यों उसकी बॉडी नहीं बन पा रही है, क्यों इस क्षेत्र में कमजोर है, तो इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास पे अगर हम रोल करें तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये आप जानते ही हैं। आनुवंशिक यानी कि वंशानुक्रमक, इसका भी विकास पड़ेगा। वंशानुक्रम मतलब जैसे कि बच्चा जो बच्चा अपने माता पिता से सीखा है या उसे पैतृक रूप में क्या मिला है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। और एक भोजन, इसका भी प्रभाव पड़ता है किस पे? शारीरिक पे। अब बात आती है मानसिक विकास की। अरे बाप रे, मानसिक विकास बहुत लंबा है, इसको हम बुद्धि में पढ़ेंगे। बस यहाँ ये समझ लीजिए मानसिक विकास से मतलब ये है बच्चा
किस चीज को कितना तीव्र गति से सीख लेता है या किसी चीज को कितनी जल्दी समझ जाता है, इसी का अध्ययन क्या है, बच्चे का मानसिक विकास है। ठीक है, बच्चा सीखता कैसे है, अगर इस चीज को हम समझ जाते हैं तो बच्चे का है मानसिक विकास। सामाजिक बात करें तो बच्चे का व्यवहार प्लस आदत, इसमें परिवर्तन कैसे होता है, बच्चे के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन का अध्ययन या परिवर्तन कैसे कैसे कर सकते हैं, यही हमारा है सामाजिक विकास। सिंपल सी बात है, एक छोटा बच्चा जब किसी के इंटरेक्ट में आएगा, जैसे हम आप क्या चाहते हैं, हमारे घर के बच्चे या छोटे बच्चे गलत संगत में ना जाएं। गलत संगत में हो जाएंगे तो वो भी बदमाशी करेंगे, शरारत करेंगे, कल भाई मदिरा पान या कह लीजिए कि सिगरेट वगैरह पीते हुए पाए जाएंगे, जो कि उनके विकास में गलत है। और वो कहाँ सीखते हैं, पैदा हो थोड़ी सीखते हैं, वो आसपास को देख के सीखते हैं। तो अगर उस माहौल में बच्चा है तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा, जिससे हमें बचाना है। तो बच्चे की व्यवहार और आदतों को कैसे डेवलपमेंट करना है या कैसे बढ़ाना है, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास। कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जैसे कि प्रेम, क्रोध, और इसके साथ साथ आप कहें प्रेम को तो डर। ठीक है, ये प्रेम, क्रोध, डर, ये सब भावनाएं चेहरे के हाव भाव को हम देख के समझ जाते हैं, यानी कि इमोशन। कोई बच्चा कितना इमोशन है या इमोशनल जो वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आने वाला टर्म। बच्चा जैसे किसी से कैसे प्रेम कर रहा है, किससे उसका लगाव है, किससे वो डर रहा है, किससे वो गुस्सा कर रहा है, इन सब चीजों को हम बच्चे के चेहरे से देख के समझ जाएंगे। जैसे अगर आप देखें, ये दो बच्चे हैं, आप देखिए खुद बता देंगे। अब देखिए ये बच्चा है, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, हमने कहा ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। अब बताइए कौन बच्चा खुश है, आप तुरंत बता देंगे बच्चा खुश है और ये उदास है। क्यों? क्योंकि इसका मुंह बना हुआ है। अब बच्चे को आप दे दीजिए टॉफी, ये भी खुश हो जाएगा, और इसको दे दीजिए दो तमाचा पड़ाक पड़ाक, ये रोने लगेगा। ठीक है, तो फेस रिएक्शन को देख के हम समझ जाते हैं कि बच्चे की भावनाएं कैसी हैं। इसीलिए इसको कहा गया है संवेगात्मक विकास। बच्चे के इमोशंस को पढ़ना या बच्चे के इमोशन को समझ लेना क्या होता है, संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पहली क्लास, जिसमें हम लोगों ने कुछ टर्म को समझा। इसके आगे के टर्म को हम अगली क्लास में समझेंगे। वीडियो पसंद आती है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली चीज हर एक चीज को समझिएगा, रटिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखिए मैंने ये पढ़ा है 5-7 साल पहले, बस एक बार देखते हैं काम कंप्लीट। ठीक है, तो आप भी केवल समझिएगा, समझ लेंगे तो आप दूसरों को पढ़ा भी लेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों को लाभ हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।